हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्रोनॉमी की एक बहुत ही अच्छी क्लास, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि दिखने में तो छोटे होते हैं लेकिन हम एग्जाम में जाकर उनमें गलती कर देते हैं। चलिए, आज हम एग्रोनॉमी की एक बहुत ही प्यारी सी क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाला एग्जाम आपका जो भी हो, कैन सुपरवाइजर हो या जो भी एग्जाम हो आपके, हो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले देखते हैं हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये बुक का नाम है ना, क्या याद आ रहा है? एक बुक का नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये किसने लिखी थी? जेथ्रो टुल ने लिखी थी। भाई साइंटिस्ट का नाम है जेथ्रो टुल। तो ये इस किताब को किसने लिखा था? जेथ्रो टुल ने लिखा था। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ वीड साइंस बोला जाता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ वीड साइंस बोला जाता है। इन्होंने वीड्स और जीरो टिलेज, वीड्स और जीरो टिलेज शब्द किसने दिए थे? जेथ्रो टुल ने दिए थे। तो तीन चीजें याद रखेंगे, एक तो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, फादर ऑफ वीड साइंस, और वीड्स एंड जीरो टिलेज वर्ड किसने दिए। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं एग्रोनॉमी। भैया एग्रोनॉमी क्या है? ये एग्रोनॉमी एक ऐसी एग्रीकल्चर की शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब क्रॉप्स को कैसे मैनेज करना है और मिट्टी का ख्याल कैसे रखना है, यानी उसका ध्यान कैसे रखना है, उसकी फर्टिलिटी को मैनेज करके चलना है। तो ये क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। जैसे देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है जो कि ग्रीक वर्ड के होते हैं। किस भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी? ग्रीक का। इसमें नोमोस है एक शब्द, एक है एग्रोज। तो एग्रोज माने क्या होता है? फील्ड, यानी कि खेत। और नोमोस माने क्या होता है? टू मैनेज, टू मैनेज। ठीक है, यानी कि खेत का प्रबंध, खेत का प्रबंध। तो मिट्टी का या खेत का प्रबंध क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। तो एक क्वेश्चन ये आएगा कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन कौन से? एग्रोज और नोमोस। एग्रोज का मतलब फील्ड होता है, नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज या प्रबंध करना, खेत का प्रबंध करना कहलाता है। अच्छा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर देखते हैं, यहां ये कह रहे हैं कि फादर कौन है इसके? एग्रोनॉमी के पिता कौन है? पीटर डे कर्सेंजी। ठीक है, पीटर डे कर्सेंजी या पीट्रो डे कर्सेंजी बोलते हैं इनको। इनकी जो बुक है उसका नाम है ओपस रूरेलियम कामोडरम। ओपस रूरेलियम कामोडरम इनकी बुक का नाम है। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीट्रो डे कर्सेंजी, इनकी बुक का नाम आपको याद हो गया। चलिए अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। लीफ एरिया इंडेक्स, मतलब पत्ती का जो क्षेत्रफल है उसका सूचकांक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये निकालते क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, इसको निकालने का एक मकसद ये है कि ये इंडिकेटर होता है फोटोसिंथेसिस का और यील्ड का। कैसे ये फोटोसिंथेसिस को सूचित करता है या इंडिकेट करता है, और यील्ड को कैसे करता है, ये हम अभी जानेंगे। इसका जो फार्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो फार्मूला है वो होता है टोटल लीफ एरिया मीटर स्क्वायर में अपॉन ग्राउंड एरिया। अब ये टोटल लीफ एरिया, ग्राउंड एरिया क्या है? देखिए, टोटल लीफ एरिया का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो, अभी बताते हैं, ये हमारा खेत है, सरफेस खेत की है। ठीक है, ये क्षेत्रफल है खेत का। अब इस पे जो पौधे हैं ऐसे ऐसे करके मान लीजिए, ये पौधे हैं, ये पौधे हैं, ये पौधे हैं, ये पौधे इस पे खड़े हैं। अब देखिए, एक तो इन पे पत्तियां होंगी ना बहुत सारी। ठीक है, एक ही प्लांट पे कई सारी पत्तियां होंगी। तो जो इन पत्तियों का कुछ एरिया होगा ना, आज पत्तियां भी तो भाई एरिया घेरती होंगी, तो जाहिर सी बात है इनका क्षेत्रफल भी होगा। और जिस पे ये प्लांट पाया जा रहा है, यानी जिस फील्ड पर है, तो उसका भी एरिया होगा। तो जो टोटल लीफ एरिया है वो यहां से इन फसल का लीफ का एरिया है, और जो ग्राउंड एरिया है वो जिस पर ये उगे हुए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए, जो जो टोटल ग्राउंड एरिया है अगर वो कम होगा और लीफ एरिया ये ज्यादा होगा, तो इसका मतलब हमारी फसल ने वृद्धि अच्छी करी है भाई, उसमें फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है, यानी पत्तियां उसमें ज्यादा पाई जा रही हैं, तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा हो रहा है। भाई प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से होता है, आपको पता है। तो ये पत्तियों से होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, और ये एरिया ज्यादा होगा। तो और जब ये एरिया कम होगा तो क्या होगा कि इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा है। और जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो भाई यील्ड भी ज्यादा होगी। भाई भोजन बनेगा पौधे में, पत्तियां बनेंगी तो फूल भी आएगा, फूल से बीज बनेगा। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है फोटोसिंथेसिस का और यील्ड का। लेकिन इसका फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टोटल लीफ एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। अब ऐसे याद कर लो,
भैया लीफ होती है ऊपर तो लीफ एरिया ऊपर रखेंगे, ग्राउंड होता है नीचे तो ग्राउंड एरिया नीचे रखेंगे। अच्छा ये इनके जो दिया किसने था, ये वाटसन थे भैया, वाटसन भैया ने 1948 में दिया था, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जैसे इनटू 100 करते तो परसेंटेज में आ जाता, लेकिन कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का। अच्छा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो या LER, इसका फार्मूला देखिए, यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग A प्लस बी, यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग अपॉन यील्ड ऑफ सोल क्रॉप A। तो ये ऊपर जो रखा है उसमें A प्लस बी दोनों, यानी कि जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसमें हम 2 क्रॉप्स लेते हैं, आपको पता ही है, तो उसको हम ऊपर रख देंगे और नीचे वाले में क्या रखेंगे, यील्ड ऑफ सोल क्रॉप, यानी इकलौती जो एक क्रॉप है, अगर हमने एक क्रॉप ग्रो करी है तो हम उसको नीचे कर देंगे। तो ये फार्मूला क्या होगा, यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग A प्लस बी, यानी दोनों क्रॉप्स हो गई, यील्ड ऑफ सोल क्रॉप A यानी एक ही क्रॉप आ गई। अच्छा ये होता क्यों है, ये निकालते क्यों है, इसका रीजन क्या है भाई, लैंड इक्विवेलेंट से हमें क्या पता चलता है। तो याद रखो, इंटरक्रॉपिंग में जब हम अपने खेत में इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो अगर वो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, तो उसका पता लगाने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं जिसका नाम है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। कैसे, देखो कह रहे हैं कि जब LER जो है वो 1 से ज्यादा उसका वैल्यू हो, यानी LER है तो एक से ज्यादा वैल्यू हो, तो क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। भाई ऊपर वाला जो है ना LER, भाई ये इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू अगर 2 है और नीचे वाली 1 है तो क्या होगा, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, यानी 2 वैल्यू आई, यानी 1 से ज्यादा मान आया किसका, LER का वैल्यू 2 यानी 1 से ज्यादा है, तो क्या हुआ, इंटरक्रॉपिंग है हमारे लिए बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्यों, मैंने ये बता दिया आपको, देखिए जो ऊपर वाला इंटरक्रॉपिंग है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो भाई सीधी सी बात है ना कि LER ज्यादा होगा तो इंटरक्रॉपिंग हमारे लिए लाभदायक होगी। जब LER की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो क्या होगा, बोथ बेनिफिशियल, यानी चाहे आप इंटरक्रॉपिंग करो चाहे आप एक ही क्रॉप उगाओ, दोनों आपके लिए लाभदायक हैं जब LER की वैल्यू 1 आती है। तीसरा, LER जब 1 से कम आए तो क्या होगा, सोल क्रॉपिंग इज बेनिफिशियल। भैया A प्लस बी जब साथ में ग्रो कर रहे हैं, यानी आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो घाटे का सौदा है वहां पे, जब 1 से कम आ रही वैल्यू, यानी कि सोल क्रॉप है, यानी इकलौती जो क्रॉप आप ग्रो करोगे वो आपको ज्यादा लाभ देगी इंटरक्रॉपिंग की तुलना में। तो ये आप ये याद रख लेना, इसमें एक तो ये याद रख लेना LER 1 से ज्यादा है या बराबर है कम है, ये याद रख लेना। दूसरा आप ये याद रख लेना, इसका जो फार्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला जरूर याद रख लेना आप। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, फसल सघनता, हिंदी में क्या बोलेंगे, फसल सघनता बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है, टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है ना, टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100, ये है इसका फार्मूला। अब फार्मूला जो है इसका भैया याद कर लो, रट लो बिल्कुल, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा बिल्कुल। टोटल क्रॉपिंग एरिया क्या होता है, देखो जैसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों को समझाया भी है कि बहुत से बच्चे कहते हैं यार ये नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या है, टोटल क्रॉपिंग एरिया तो एक ही लग रहा है। नहीं, टोटल क्रॉपिंग एरिया का मतलब ये हो गया, देखो कि जैसे खरीफ है, खरीफ में आपने क्या किया, 100 हेक्टेयर भूमि पे आपने धान कर लिया, रबी में क्या किया, 80 हेक्टेयर भूमि पे आपने गेहूं कर लिया, जायद है 20 हेक्टेयर पे आपने कोई भैया मक्का कर ली, कोई जायद की फसल कर ली। तो देखो टोटल क्रॉपिंग एरिया एक वर्ष में आपके पास कितना हो गया, 100 80 20 यानी 200 हेक्टेयर हो गया आपका टोटल क्रॉपिंग एरिया, 200 हेक्टेयर हो गया। अब नेट कल्टीवेशन, आपके पास वास्तव में जमीन है कितनी भैया ये तो बताओ, लेकिन है तो केवल 100 हेक्टेयर, यानी मेरे पास 100 हेक्टेयर की भूमि है, लेकिन मैंने 3 सीजन में उस पे 100 80 20 करके 200 हेक्टेयर कर लिया, तो मेरा टोटल क्रॉपिंग एरिया तो बढ़ गया ना, लेकिन नेट कल्टीवेटेड एरिया मेरा वही रहेगा जो मेरे पास जितनी जमीन है। तो हम 200 को क्या करेंगे, ऊपर रख लेंगे यहाँ पे, और 100 को नीचे रख लेंगे और मल्टीप्लाई से 100 से कर देंगे, तो मेरी क्या आ जाएगी, ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% आ जाएगी। तो बच्चों क्रॉपिंग इंटेंसिटी समझ गए आप, ये इसलिए होती है कि आप अपने निश्चित क्षेत्रफल से कितना अधिक लाभ कमा रहे हैं, यानी कि आप उसका यूज, उस जमीन का यूज कितना गुना ज्यादा कर रहे हैं, है ना। देखिए टोटल क्रॉपिंग एरिया क्या है,
भैया आपके पास है तो केवल ये 100 हेक्टेयर ही ना नेट कल्टीवेटेड में, लेकिन टोटल क्रॉपिंग में क्या आ रहा है, खरीफ में आप 100 कर रहे हैं, रबी में केवल 80 कर रहे हैं, जायद में 20 ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो 200 हो गया, नहीं दुगना हो गया, आपके पास जितनी जमीन है दुगना हो गया, लेकिन नेट कल्टीवेटेड क्या 100 रहेगा। तो ये फार्मूले में लगाकर आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, फसल चक्र सघनता। देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है। यहां पे हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला देख लें जल्दी जल्दी से। देखो इसका फार्मूला कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन इनटू 100। तो क्रॉप रोटेशन में आप कितनी फसलें ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, उनकी संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, कितने साल का है वो, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है। जाहिर सी बात है आप 2 या 3 फसलें या 4 फसलें ज्यादा लेंगे तो आपको 2, 3, 4 साल कितने भी लग सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो 1 साल के लिए जैसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा मान लो मैं 1 साल के लिए फसल चक्र अपनाता हूं, तो 1 साल में मैंने केवल 2 फसलों का चुनाव किया कि मैंने क्या किया, खरीफ में केवल धान लगा दिया और रबी में मैंने मटर बो दी। अब क्या हुआ भैया, फसल की संख्या कितनी होगी, 2, तो 2 तो मैं ऊपर रख दूंगा भाई, यहाँ पे क्या लिखा है नंबर ऑफ क्रॉप, 2 रख दिया। अब नीचे क्या रखूंगा, कितने साल में, तो भाई 1 साल का है जो, तो 1 साल नीचे आ जाएगा, इनटू कर दूंगा 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 200% हो जाएगा मेरा। तो 1 साल का फसल चक्र सघनता जो है मेरी 200% आ जाएगी, ठीक है। और 2 साल के लिए कैसे आएगी, देखो 2 साल के लिए जैसे मेरी फसल है, ग्राउंडनट है, वीट है, शुगर कैन है, तो मैंने 3 फसलें ले ली। अब 3 फसलों को ऊपर संख्या कितनी आ गई, 3, और यह है कितने, 2 साल का है, इनटू 100 कर दो, तो काट पीट के कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है। इसका फार्मूला जरूर याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ठीक है, हार्वेस्टिंग कटाई सूचकांक इसको बोलते हैं, कटाई सूचकांक। मोस्टली ये किस लिए किया जाता है आप बताइए। ये इसलिए निकाला जाता है जिससे हमें पता चल सके कि मेरी फसल में दाना कितना है, यानी जो चीज मैं चाह रहा हूं दाना है, भाई फील्ड क्रॉप्स में दाना ही होता है, गेहूं में दाना, धान में दाना, तो दाना कितना मिल रहा है और उसमें जो वानस्पतिक भाग है वो कितना मिल रहा है, इसी तो ये सूचना दे रहा है मुझे हार्वेस्टिंग इंडेक्स, मतलब कटाई सूचकांक किसके दे रहा है कि कटाई के बाद मुझे दाना कितना मिला इसमें, और इसमें मुझे फसल अवशेष या वानस्पतिक भाग यानी पुआल वगैरह है ये कितना मिला भूसा, तो ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स ही बताता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस किसको बोलते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स को ही बोलते हैं। इसका फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो इकोनॉमिक यील्ड जैसे ग्रेन, तो इकोनॉमिक यील्ड क्या होती है भैया, जो हम चाह रहे हैं। नीचे क्या आएगा, बायोलॉजिकल यील्ड, बायोलॉजिकल मतलब पूरा पौधे की बात हो जाएगी, तो पूरे पौधे में तो भैया ग्रेन और स्ट्रॉ यानी भूसा दोनों होते हैं वानस्पतिक भाग। तो ऊपर केवल दाने की बात हो रही है यानी इकोनॉमिक यील्ड हो रही है, नीचे बायोलॉजिकल यानी पूरे पौधे की बात हो रही है, इनटू 100। अब देखो भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। इसको कैसे याद रखोगे भैया, दाना जो होता है सबसे ऊपर होता है, बढ़िया होता है, मूल्यवान होता है, तो मूल्यवान वस्तु को तो हम ऊपर रखेंगे ना, और जो भाई बायोलॉजिकल है भारी होगा यार, ये तो नीचे रहेगा यार, भारी चीज तो नीचे होती है ना, तो नीचे है ये, तो बायोलॉजिकल यील्ड जो है वो नीचे फार्मूला में रखेंगे और इकोनॉमिक यील्ड या ग्रेन यील्ड को ऊपर रखेंगे। तो ये फार्मूला आप रट लीजिए। देखिए एक इसी से मिलती जुलती है या इसी का पर्यायवाची होता है कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है, जब मैंने ऊपर बताया ना कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, लेकिन कभी कभी वो दे देगा सिंक अपॉन सोर्स, ये वाला फार्मूला दे देगा भैया, ये भी यही है, ये दोनों फार्मूले एक ही चीज है, लेकिन ये किस केस में स्टडी कर रहे हैं वो अलग है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस का फार्मूला सिंक अपॉन सोर्स। अब सिंक क्या होता है, देखो सिंक माने होता है जहां पर पौधे में फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनता है वो इकट्ठा होता है, जमा होता है। जैसे आप जानेंगे कि गेहूं में कहां पे जमा होगा, फोटोसिंथेसिस हुआ गेहूं के पौधे में, तो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट भोजन है वो बाली में दाने के रूप में इकट्ठा होगा। तो गेहूं में कह सकते हो सिंक क्या है, गेहूं की बाली या दाना। सोर्स क्या है, सोर्स वो स्थान होता है पौधे में जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। कहां पे हो रही है, पत्तियों में हो रही है। तो गेहूं के फील्ड में सोर्स किसे बोलोगे, गेहूं की पत्तियां, और सिंक बोलोगे गेहूं का दाना या बाली को।
समझ में आ गया? सिंक किसे कहते हैं, सोर्स किसे कहते हैं। चलो अब देखो कुछ एग्जांपल दे रखे थे मैंने। इसमें सबसे ज्यादा पोटैटो का हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है 82%, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। सबसे कम अरहर का होता है, ये सबसे नीचे लिख दिया है मैंने, जगह नहीं थी, 19%। सबसे कम वाला ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स पल्सेस का होता है, लेकिन पल्सेस में भी 19% जो होता है वो अरहर का होता है। राइस का 50 से 55, व्हीट का भी पूछ लेते हैं, 40 से 42% होता है, पल्सेस का 30% और ऑयल सीड का 30%। देखो पल्सेस और ऑयल सीड का कम क्यों है इतना, थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग और मुझे बताओ। ये फार्मूला देख रहे हो ना, इसको दिमाग में बैठा लो, इसी के आधार पर बता सकते हो मैं जो पूछ रहा हूं। मैं क्या पूछ रहा हूं कि पल्सेस का, ऑयल सीड्स का जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो फील्ड क्रॉप यानी राइस, व्हीट, पोटैटो से ज्यादा कम क्यों है। देखो मैं बता देता हूं। यहां पर जो पल्सेस की बात होती है, यहां पर जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो ज्यादा होता है। यानी आपने देखा होगा कि यार जब सरसों लगी हुई होती है, अरहर होती है, कितनी कितनी बड़ी हो जाती है, तो इसका वानस्पतिक भाग ज्यादा बढ़ जाता है। दाना कितना निकलता है भाई, दाल तो कम ही निकलती है। जब दाना या दाल कम निकलेगी तो इकोनॉमिक पार्ट कम हो जाएगा और क्या होगा, हार्वेस्टिंग इंडेक्स लो हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब बात कर लेते हैं सोरघम सिकनेस की, यानी कि ज्वार की बीमारी। बीमारी तो नहीं बोलेंगे बुखार बोल दो, सिकनेस बुखारी को बोलते हैं, ज्वार का बुखार, लेकिन जो बुखार होता नहीं है। यानी कि सोरघम में कोई दिक्कत है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, हार्मफुल इफेक्ट ऑन सक्सीडिंग क्रॉप ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। कि सोरघम जैसे आपने किसी फील्ड में ग्रो करी, अब सोरघम आपने किसी फील्ड में ग्रो करी, तो सोरघम के बाद क्या होता है कि सोरघम में जो आपने नाइट्रोजन डाली थी वो वहीं पे जाम हो जाती है। जाम मतलब इन द सेंस ऑफ कि मिट्टी में ही कहीं ना कहीं रुक जाती है, अनअवेलेबल हो जाती है। तो जब हम सोरघम कोई कटाई कर देते हैं और जो उसके अवशेष वगैरह होते हैं उसी भूमि में पड़े रहते हैं भाई। जब भूमि में पड़े रहेंगे तो क्या होगा, जब हम अगली क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन की जो मात्रा हम उसमें यूज करेंगे अगली क्रॉप्स में, ये उसको प्राप्त नहीं होने देगा। कौन, सोरघम के जो अवशेष हैं वो अगली वाली फसल में नाइट्रोजन की जो मात्रा हम डालते हैं तो उसको प्राप्त होने में यानी अप्राप्त करा रखता है। क्योंकि जो सोरघम है ना, इसके जो फसल अवशेष है उनका जो रेशियो CN का होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का होता है, वो वाइड होता है। वाइड मतलब जैसे कार्बन 10 है तो नाइट्रोजन जो होगी वो मान लीजिए 3 होगी या 4 होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, वाइड रेशियो होता है। जब वाइड रेशियो CN का होगा, जब CN का रेशियो जो है वो वाइड होगा तो क्या होगा भाई, नाइट्रोजन जो है वो अप्राप्त अवस्था में आ जाएगी। तो यही तो है सोरघम सिकनेस। यानी सोरघम क्या कर रहा है, आने वाली फसल में नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर दे रहा है, यानी उस अगली वाली फसल को प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो हम क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए अगली वाली फसल में नाइट्रोजन की मात्रा को 25% एक्स्ट्रा यूज करेंगे, या ज्यादा भी यूज कर सकते हैं जैसे अवेलेबिलिटी हो, है ना। तो इसी को सोरघम सिकनेस बोलते हैं। इसका रीजन देखो कर रहे हैं कि स्टबल्स यानी जो उसके भूसा या पुआल होता है सोरघम का, टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू टू वाइड CN रेशियो। ये कह रहे हैं इसका कारण होता है सोरघम के स्टबल्स यानी उसके जो फसल अवशेष होते हैं वो लंबा समय लेते हैं डिकम्पोज होने में, क्योंकि उनका जो रेशियो होता है CN का वो वाइड होता है। अब इनको भैया गलाने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हमें नाइट्रोजन ज्यादा देनी पड़ेगी, रेशियो ज्यादा है भाई। सी को N के लगभग, भाई अगर वाइड रेशियो है तो भाई उसको संतुलित करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सोरघम सिकनेस बोलते हैं। सोरघम ने अगली वाली फसल के लिए मुसीबत पैदा खड़ी कर दी। ठीक है, चलिए तो वो ये कह रहे हैं कि सोइंग N2 डिफिशियंसी, इससे क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी अगली फसल में और 25% मोर नाइट्रोजन को अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज में। तो आगे वाली फसल में आप 25% फर्टिलाइजर जो है नाइट्रोजन का वो ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन आप लोग बताइए क्या होता है भाई। एग्रोक्लाइमेटिक जोन मतलब क्लाइमेट के आधार पर कृषि के क्षेत्रों को हमने बांट दिया पूरे भारत में। ठीक है, तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनको जलवायु के आधार पर, कृषि जलवायु के आधार पर बांट दिया जाए उनको कहते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। ये कितने हैं टोटल, 15 हैं। 15 हैं किसके हिसाब से, प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग बन गई है,
इसका नाम क्या हो गया, नीति आयोग। कब से, 2015 शायद, देख लेना एक बार। प्लानिंग कमीशन जो है उसका नाम अब नीति आयोग है। तो नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन के आधार पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं भारत में, 15 हैं, ठीक है। और NARP या ICR के हिसाब से 127, ठीक है। तो NARP पूछेगा या ICR पूछे तो 127 पे टिक करेंगे आप, और प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग पूछे तो 15 पे आप टिक करेंगे। देखो, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग ने सबसे पहले ये शुरू किया था। कब से शुरू हुआ एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कब से बने, 1988 में। किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, 7th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी 7वीं वाली 1988 के टाइम, उसी पर प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन बना दिए, ठीक है। ये अब नीति आयोग हो गया प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अब देखो इसका हेड कौन होता है भैया, नीति आयोग का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर होंगे अपने। अब इंपॉर्टेंट है ये, देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है वो है ट्रांस गंगेटिक प्लेन जोन। ट्रांस गंगेटिक प्लेन जोन ये लगभग 6 नंबर पे आता है, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो 15 तरीके के 15 होते हैं उनमें ये 6 नंबर पे आता है। ट्रांस गंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं भाई, यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसमें कौन कौन से एरिया कवर होते हैं, तो पंजाब आता है इसमें हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, चंडीगढ़ आता है, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है किसका, राजस्थान का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आ सकता है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, किसमें, तो ट्रांसगंगेटिक प्लेन जोन में आता है। तो ये 6 हैं, याद रख लेना। अब इसमें कह रहे हैं कि इसकी विशेषताओं में देखो, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है, सबसे ज्यादा सिंचित एरिया ट्रांसगंगेटिक प्लेन जोन में आता है। सबसे ज्यादा नेट सोन एरिया जो है वो भी इसी में आता है। सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसी की है। सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इसी का ही है। यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम कैसा होता है, राइस और व्हीट का होता है। इसमें सेमी एराइड टू सब ह्यूमिड क्लाइमेट पाई जाती है। अच्छा, ऐसे कौन से कंसर्न्स, इसे कंसर्न्स हैं कि इसमें दिक्कत तो ये है कि सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन ज्यादा है। कहने का मतलब ये हो गया भैया कि सॉइल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, बाढ़ उड़ आ गई, गंगा है, यमुना है, नदियां ज्यादा हैं, तो हो सकता है वर्षा के द्वारा यहाँ पे मिट्टी का क्षरण ज्यादा हो, उसमें कटाव हो सकता है, ठीक है। तो ये मृदा क्षरण की समस्या हो सकती है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन यानी पानी जो है वो नीचे जा रहा है या पानी की मात्रा कम हो रही है। आप जानते ही हो भाई पंजाब हरियाणा में किस कदर से मतलब वाटर टेबल नीचे जा रहा है ना। तो ये कुछ समस्याएं भी हैं। अब देखो एग्रो क्लाइमेटिक जोन से मिलता जुलता एक टर्म होता है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। कृषि इसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल को पारिस्थितिकी क्षेत्र, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे। हिंदी देख लेना आप लोग, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। तो ऐसी भूमि का ही जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को सॉइल, लैंडफॉर्म तथा ग्रोइंग पीरियड जैसे फैक्टर्स के आधार पर और अधिक छोटे समान क्षेत्रों में विभाजित करती है। मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ही जब हम जाते हैं उसके अंदर, मान लो हमने ट्रांस गंगेटिक जोन की बात कर ली, अब उसके अंदर हम जाते हैं तो हम सॉइल को ध्यान में रखेंगे, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर की लैंड फॉर्म की भैया मिट्टी ऊंची है, नीची है, पहाड़ है, पठार है। दूसरा ग्रोइंग पीरियड को, जैसे भाई रबी है, खरीफ है, कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो उन सब फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, आधार बनाएंगे और उन सब के आधार पर हम क्या करेंगे, उसी क्षेत्र को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे हिस्सों में। तो वो प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कहलाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो गया। देखो ये कह भी रहा है, एक फार्मूला क्या कह रहा है कि ये क्या कहते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को क्लाइमेट होगा एक तो फैक्टर, दूसरा सॉइल होगा, तीसरा लैंड फॉर्म होगा, फिर ग्रोइंग पीरियड होगा। तो ये सारे फैक्टर्स को आधार बनाकर हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन को। तो ये क्या कहलाएगा, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कहलाएगा। अच्छा, ये भी पूछ लेता है कि ये कितने होते हैं, संख्या पूछेगा तो NBSSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के हिसाब से 20 होते हैं। तो NBSS एंड LUP के अकॉर्डिंग 20 हैं। इसकी संख्या ICR के हिसाब से 8 है। तो देखो एग्रो क्लाइमेटिक जोन और इसमें कंफ्यूज ना होना, दोनों को देख लेना। वहां पे क्या था भाई, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के हिसाब से कितने थे, वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 थे। ICR के हिसाब से कितने थे और NARP के हिसाब से 127 थे।
यहाँ पे एनबीएसएस के हिसाब से 20 है, आईसीआर के हिसाब से 8 है। क्लियर? ओके क्लियर। अब बात कर लेते हैं ड्राउट। ड्राउट क्या होता है भाई? ड्राउट सूखा होता है। सूखा कह रहे हैं कि इसका ये भैया जब एनुअल रेनफॉल जो है 75% से नॉर्मल से कम हो, मतलब अगर 75% नॉर्मल हो रही थी तो भैया अगर इससे कम हो रही है तो ये क्या कहलाएगा? ये सूखी की कंडीशन कहलाएगी। ओके समझ गए आप? तो 75% रेनफॉल एनुअल कम होती है नॉर्मल से तो उसको हम सूखा बोलते हैं। ये 75 याद रख लेना। दूसरा इसके प्रकार देख लो भैया, इसके प्रकार कौन से हैं? देखो एक तो होता है मेट्रियोलॉजिकल ड्राउट, ठीक है, मेट्रियोलॉजिकल मौसम संबंधी सूखा, मौसमी या मौसम विज्ञान संबंधी सूखा हो गया। दूसरा एग्रीकल्चरल ड्राउट, तीसरा हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट और सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट। मतलब मेट्रियोलॉजिकल ड्राउट का मतलब ये हो गया कि भाई वर्षा वगैरह की मात्रा कम हुई तो उसके हिसाब से क्या हो गया? मेट्रोलॉजिकल ड्राउट हो गया। एग्रीकल्चर ड्राउट मतलब जब भैया पानी की मात्रा इतनी कम हो जाए कि आपकी फसलें जो हैं वो सूखने लगे और उनमें नुकसान होने लगे तो उसको एग्रीकल्चर ड्राउट बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट मतलब जब नदी नाले तालाब वगैरह में आपके जलाशयों में पानी का स्तर गिरने लगे, उनका टेबल नीचे जाने लगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। अब सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट का मतलब ये हो गया जब पानी की इतनी कमी हो जाए कि आपकी देश में आर्थिक मंदी आ जाए, लोगों का जीवन जो है वो थोड़ा प्रभावित होने लगे तो उसको बोलेंगे सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट। तो आई थिंक आपको ये 4 तरीके के ड्राउट समझ में आ गए होंगे। आप कह रहे हैं कि सीवियर ड्राउट क्या होता है? सीवियर माने क्या होता है? भयानक। नॉर्मल से 60% या उससे अधिक कम। भैया नॉर्मल से 60% या उससे अधिक कम जब हो रहा है, यानी मान लो 100% हो रहा था, 100% बारिश हो रही है, अब नॉर्मल 100% हो रही थी, अब बारिश कितनी हुई? मात्र 40% हुई, तो 60% क्षेत्र जो हो गया वो सूखा रह गया, 60% बारिश नहीं हुई। तो इससे कम जितनी मात्रा होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? सीवियर ड्राउट। मतलब भाई बारिश बहुत ही कम हुई, 30% या 35% हुई। ओके। मॉडरेट मतलब मध्यम प्रकार का सूखा, तो नॉर्मल रेनफॉल से 20 से 59% कम, ठीक है, ये तो मॉडरेट कहलाएगा। ओके, तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। यहाँ पे वर्षा जो होगी 60 वाट से ऊपर होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स की। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। देखिए मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स ये बताता है कि किसी पीरियड में उपलब्ध रेनफॉल की तुलना में क्रॉप की एटमॉस्फेरिक वाटर डिमांड कितनी है। मतलब कह रहे हैं कि भैया देखो फार्मूला देखो इसका, रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी, ये वाला फार्मूला है, रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी अपॉन पीईटी। पीईटी क्या है? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन। तो अभी ये बताएंगे कि होता क्या है। पहले सुनो, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्यों निकाला जाता है? ये इसलिए निकाला जाता है कि ये हमें बताता है कि मेरी फसल की डिमांड पानी की कितनी, यानी वो कितना खर्च कर रहा है पानी और उसे कितना और चाहिए, है ना भाई। वो इवेपर ट्रांसपायरेशन कर रहा है, पत्तियों से भी उड़ा रहा है पानी को, उसकी जो जहां पे वो जमीन पे जहां पे वो उगा हुआ है वहां से भी, उस सरफेस से भी पानी वातावरण में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो आउटपुट है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए रेनफॉल चाहिए, है ना। तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स यही बताता है कि कितनी मात्रा हमें उस प्लांट या उस फसल के लिए जरूरत है मॉइस्चर की। ये इंडेक्स ये बताता है हमें। तो अब ये समझो फार्मूला के हिसाब से, रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी मतलब वर्षा होने के चांसेस 50% के हिसाब से यहाँ पे लिखा है। मतलब एक महीना मतलब जून का ले लो, अगर एक महीना जून का ले लो महीना पूरा, तो मान लो 15 दिन बारिश हुई है भैया, 100%, 100% नहीं, गलत बोल रहा हूं, मतलब जून का महीना लेते हैं पहले हम। देखो मतलब जून महीने की बात कर रहे हैं हम, तो मान लो जून के महीने में 15 दिन तक जो बारिश है वो हुई है 50 mm, और बाकी के जो लास्ट के 15 दिन है उसमें बारिश हुई है 0 mm। तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 50 mm बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% हुई, मतलब 15 दिन हुई, आधे दिन नहीं हुई। तो इसी को रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी बोला जाता है कि मतलब जितने mm बारिश होने की संभावना थी उतनी बारिश
मतलब 50% चांसेस हैं उसके, तो उस प्रोबेबिलिटी पे उसको हम लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक बुक के हिसाब से बोल सकते हो, या स्टैंडर्ड आप 30% भी प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, 80% भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो अलग चीज है, ये समझाने के लिए बोला है। तो पीईटी क्या है? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, मतलब इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? मतलब फसल के द्वारा जो पानी जो है भाप बना के उड़ाया जा रहा है हवा में, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और इवेपोरेशन किसे बोलते हैं भैया? जो भूमि के द्वारा उड़ाया जा रहा है। तो दोनों चीजें इसमें इंक्लूड कर ली हैं। तो भैया अगर इस फसल में मतलब MAI मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आती है, एक से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भूमि में मॉइस्चर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? भूमि में मॉइस्चर अवेलेबल है, यानी नमी है। तो ये यही तो ज्ञात करा रहा है कि भैया नमी है, पानी है या नहीं है, ठीक है। चलिए, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। एंटी ट्रांसपेरेंट्स का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसा मटेरियल्स जो कि प्लांट की सरफेस पे हम अगर लगाएं, प्रयोग करें, तो वो सूरज की रोशनी को उस पे पड़ने से रोक देगा। जब उससे सूरज की रोशनी भाई टकरा कर वापस चली जाएगी या उस पर कोई असर ही नहीं डालेगी, तो हीट मतलब जनरेट नहीं होगी। जब हीट या ऊष्मा नहीं होगी तो पौधे से वाष्पन कम होगा, ट्रांसपायरेशन कम होगा, जल की हानि जो है वो कम होगी। तो एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसे केमिकल मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट से होने वाली ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। लेकिन इनका एक क्या होता है? इनका एक लक्षण ये होता है कि ये फोटोसिंथेसिस को कम कर देते हैं। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। भाई जब पत्तियों पे प्रकाश ही नहीं आएगा यार, तो सीधी सी बात है भैया, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। इनके टाइप है, यहां से क्वेश्चन आता है, कितने प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं? तो देखो, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटा क्या होते हैं? पत्तियों के निचले वाली हिस्से पे कुछ छिद्र होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जो हानि होती है या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक मतलब द्वार कोशिकाएं मान लो इनको, कि मतलब दरवाजा खुलेगा, बंद होगा, जब खुल जाएगा तो चीजें अंदर जाएंगी, जब बंद हो जाएगा तो ना अंदर की चीज बाहर जा पाएगी ना बाहर की अंदर जा पाएगी। तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप्स जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं और जल की हानि को रोक देते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या? PMA, तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट है, इसकी 10.4 की मात्रा यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा एट्राजीन है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों याद रखना है फिलहाल, लेकिन CO2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में, एट्राजीन भी। दूसरा है इसका प्रकार फिल्म फॉर्मिंग टाइप। तो ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट जो फिल्म बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो, फिल्म फॉर्मिंग का मूवी लीफ, मतलब कोई चिकना पदार्थ, मोबिल ऑयल याद कर लो, मोबिल ऑयल। हेक्साडेकानॉल, सिलिकॉन, ऑयल्स, वैक्सेस, मोम है, तेल है, सिलिकॉन है, हेक्साडेकानॉल है, मोवी लीफ है। तो ये सब क्या है? एक लेयर बनाएंगे जिससे क्या होगा? प्रकाश आएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लो ग्रोथ रिटार्डेंस, ये चौथा वाला प्रकार है, ठीक है। चौथा, तीसरा देखो ये है, तीसरा तो रह गया। रिफ्लेक्टिंग टाइप, नाम ही है रिफ्लेक्टिंग, यानी कि वापस कर दे रहा। तो केओलिन ऐसा केमिकल जो कि प्रकाश को वापस परावर्तित कर देता है। 5% यूज करेंगे, ये याद रखना। केओलिन 5%। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में केवल एक ही है, केओलिन। लास्ट वाला क्या है? ग्रोथ रिटार्डेंट्स, जो कि ग्रोथ को रोक देते हैं। तो भाई जो ग्रोथ को रोक देंगे तो क्या होगा? जो शूट ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। शूट मतलब जो पौधे के जमीन के ऊपर वाला भाग होता है, जैसे पत्तियां, तना, शाखाएं, फूल, फल वगैरह होते हैं, उनको शूट बोलते हैं। तो शूट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं ये। अब जब शूट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, पत्तियां कम बनेंगी, वृद्धि होगी नहीं, तो जाहिर सी बात है भाई जल की हानि, बाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। तो ये मेनली होते स्टोमेटा क्लोजिंग ही टाइप में आते हैं। तो ग्रोथ रिटार्डेंट्स भी स्टोमेटा क्लोजिंग होते हैं, लेकिन ये शूट ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं और जो रूट ग्रोथ है उसको इंक्रीज। भाई जब जड़ बढ़ जाएगी, नीचे अच्छी वृद्धि करेगी, विकास करेगी, तो अच्छा पानी खींचेगी, पानी अवशोषित करेगी, यानी ठीक है। तो रूट ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल साइकोसेल है, CCC, साइकोसेल। और इसको क्लोरमेक्वाट क्लोराइड भी बोला जाता है, ये याद रख लेना, ठीक।
अब देखिए बात करते हैं विंड ब्रेक्स की। भाई नाम ही है विंड ब्रेक्स, तो ये क्या करेगा, हवा को रोकेगा। ऐसा कोई स्ट्रक्चर या बैरियर जो हवा की स्पीड को कम या तोड़ती है तो उसको बोलते हैं विंड ब्रेक्स। कोई भी स्ट्रक्चर होता है भाई, वो पौधे की झाड़ियां, पौधे की कई कतारें हो सकती हैं, वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो आपने खुद से बनाया हो, यानी कि कोई बीच में दीवार खड़ी कर दिया आपने आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल दोनों चीजें जो हैं वो विंड ब्रेक में आएंगी। ये ब्रॉड टर्म है, तभी तो ये ब्रॉड है क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, आर्टिफिशियल भी आ रहा है और अच्छा नेचुरल, जैसे ट्रीज हो गया, श्रब्स हो गया, फेंसेस, देखिए फेंसेस आ गया ना, दीवारें वगैरह, आर्टिफिशियल बैरियर्स वगैरह, तो ये सब विंड ब्रेक कहलाएंगे। इसी से मिलता जुलता टर्म है शेल्टर वेल्ट। ये थोड़ा स्पेसिफिक टर्म है। अगर हम केवल झाड़ियों की या पौधों की कतारों की बात करें, यानी नेचुरल चीजों की बात करें, तो उसमें क्या आएगा, शेल्टर वेल्ट आएगा। ठीक है, जैसे पेड़ों झाड़ियों की कई कतारें या रोज जो तेज हवाओं को धीमा करके या बिल्कुल खत्म करके फसल को तथा भूमि दोनों को बचाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। ये एक तो हमारी फसल को भी बचाएंगे, दूसरा ये हमारी मिट्टी में जो वायु क्षरण होता है, विंड इरोजन जिसे बोलते हैं, उसको भी रोकता है, शेल्टर बेल्ट। ठीक है, तो पहली चीज तो इसमें याद रखनी है कि ये विंड ब्रेक से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें केवल हम पेड़ों की या झाड़ियों की कतारों का यूज करें, कोई भी आर्टिफिशियल दीवार वगैरह फेंसेस का यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका फसल और भूमि दोनों को बचाना है, जबकि विंड ब्रेक में क्या था, केवल हमारी फसल को बचाना था। ओके, चलो अब देखो इसमें कुछ चीजें होती हैं टर्म की, एक होती है विंडवार्ड साइड, एक होती है लीवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड जिस तरफ से हवा आ रही है उसको क्या बोलोगे, विंडवार्ड साइड। लीवार्ड साइड जिस तरफ हवा जा रही है। तो जैसे मान लो ये हमारा एक ट्री है, ठीक है, ये हमारा ट्री है, एक ट्री बनाना नहीं आ रहा है, ऐसे ही मैंने बना दिया समझाने के लिए, आप समझ जाइएगा बस। ये मेरा एक ट्री है, अब हवा आ रही है इधर से आ रही है और जा रही है, थोड़ी बहुत ऊपर से निकल जा रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा विंडवार्ड साइड। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जिधर जाकर निकल गई है, जिधर जा रही है जिस तरह, वो कहलाएगा लीवार्ड साइड। ओके, जिधर से आ रही है विंडवार्ड, जिधर जा रही है लीवार्ड। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखो ये कह रहे हैं कि विंडवार्ड साइड जिधर से हवा आ रही है उधर से अगर हम क्या देखें कि 5 से 10 मीटर और इनटू ट्री हाइट इतनी प्रोटेक्शन मिलेगी हमें। जैसे मान लो 5 इंटू ट्री की हाइट हमारी मान लो है 15 मीटर, तो 75 इतनी हमें क्या मिलेगी, 75 क्या होगी, विंडवार्ड साइड से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, 75% प्रोटेक्शन क्या मिलेगी, इधर से मिलेगी। और मान लो जिस तरफ हवा जा रही है तो उसको हम क्या करें, 30 से, और प्लांट की हाइट जितनी भी हो, मान लो भाई 15 ही मान लो, तो 15 3 45, ये 450 हो गया। तो इतने परसेंट हमें इधर से मिलती है। तो देखा आपने, जिधर से हवा आ रही है ना विंडवार्ड साइड से, इधर प्रोडक्शन थोड़ी कम मिलेगी। भाई हवा आ रही है तो टकराएगी पहली बार में, तो भैया जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन जिधर हवा निकल चुकी है, तो जब निकल जाएगी तो थोड़ी बहुत तो निकलेगी, तो दूसरी तरफ क्या होगा, प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगा। तो ये 5 से 10 और 30, ये फार्मूला आप याद कर लेना, हो सकता है कभी कभी आपसे यहां से क्वेश्चन आ जाए। ओके, और कुछ बचा है, नहीं बचा है। थैंक यू सो मच। और देखा आपने, इतनी अच्छी क्लास आपको मैंने आज दी है, और इसको ध्यान से बार बार देखिए, और जो भी डाउट्स हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नेक्स्ट क्लास किस पे चाहिए वो भी बताइए। अभी हमने एग्रोनॉमी का केवल ये पार्ट 1 है, इसी तरीके के मैं और भी कॉन्सेप्ट पूरी क्लासेस लाऊंगा हर सब्जेक्ट पे। तो हमारे चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर को फॉलो शेयर जरूर करिए और लाइक करिए। ठीक है, तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।